अब इस परिच्छेद को करते हैं। विद्यालयी उम्र में आने वाले बच्चों की विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है। ठीक है, कोई मुद्दा ही नहीं है। किंतु ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ मैंने पहले ही बताया कि जहां किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी जैसे वर्ड आ जाए तो उसके बाद जो बात कही गई होती है वो लेखक का मुख्य विचार होता है, वो पैसेज का सेंट्रल आइडिया होता है। तो ध्यान देना है कि मुद्दा क्या है। किंतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक तीव्र ढाल दिखाई देती है। मुद्दा क्या है? गुणवत्ता युक्त शिक्षा, और उसमें भी क्या, गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बाधा का काम करता है। मतलब यहाँ पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच में समानता नहीं है, समानता नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर वर्गों के लिए कोटा का उपबंध निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा किया गया। अब देखो यह जो अधिनियम है यह क्या सुनिश्चित करता है? ये गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करता है। और इसके लिए क्या किया गया? इस अधिनियम के तहत कोटा निर्धारित किया गया। आगे कह रहा है कि इन कोटाओं ने सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस थोप दी है जिनसे गैर सरकारी कर्ता काफी कुछ बचे हुए थे। उनके लिए एक जो समानता शिक्षा का अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार, इसमें जो समानता की बात की गई है कि सभी की पहुंच हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार तक, तो इस मुद्दे को, शिक्षा में साम्य के मुद्दे को इसने क्या किया? उठाया, एक बहस उठाया, या फिर कहें कि एक बहस थोप दी। कहां, किस पर बहस थोप दी? तो जो गैर सरकारी करता है, जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके लिए कहा गया ये बात। आगे कहा जा रहा है कि समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होते हैं। अब देखो, समतावादी शिक्षा प्रणाली अगर स्थापित करनी है तो उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों शामिल होंगे। लेकिन अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होते हैं। क्या? शिक्षा में साम्यता की बात, क्योंकि शिक्षा में साम्यता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को मिल पाए, इसी के लिए तो कोटा का उपबंध किया गया ना, और उसका विरोध हुआ। इसलिए कोटा अधिरोपित किए जाने से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो कभी कभी न्यायोचित भी होता है। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। परिच्छेद में गुणवत्ता युक्त विद्यालयी शिक्षा पर सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव की बात की गई है, स्पष्ट है। फिर आगे क्या बात की गई कि गैर सरकारी विद्यालयों में कोटा का उपबंध ने शिक्षा में समानता के मुद्दों पर बहस शुरू कर दी। निजी स्कूल समान अवसर के साथ समतावादी शिक्षा प्रणाली के विचार से सहमत नहीं है। अब विचार, विषय और विचार हमें आसानी से मिल जाएगा। किसकी बात की गई है परिच्छेद में? गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु समतावादी शिक्षा का महत्व की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है? बात की गई है कि भारत में अभी तक समतावादी शिक्षा प्रणाली फलीभूत नहीं हो सकी है ना। अगर विरोध नहीं होता, चाहे गैर सरकारी कर्ता जो हैं, अगर वहां विरोध नहीं होता, वो भी इसका स्वागत करते, तो ये मामला ही सॉर्ट आउट हो जाता, इसका सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अभी तक। अब आइए प्रश्न पर। प्रश्न में पूछी गई है पूर्व धारणा। चलिए विचार ढूंढते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट 1 में विचार है या नहीं है। अवसर की समानता को एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। देखो बात यहां क्या हो रही है? समतावादी शिक्षा प्रणाली की। और इसमें भी क्या बात हो रही है कि यह अभी तक भारत में स्थापित नहीं हो पाया है, स्थापित नहीं हो पाया है। अब देखो, क्या ये विचार 1 में है, स्टेटमेंट 1 में नहीं है? गलत। ये तो भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो आधारभूत लक्ष्य है उसकी बात कर रहा है। दूसरे में देखते हैं।
स्टेटमेंट 2, वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। हाँ, विरोध हुआ है, गैर सरकारी जो विद्यालय हैं उन्होंने इसका विरोध किया है, तो समतावादी शिक्षा अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। तो यहाँ हमारा विचार मिल गया। थर्ड में देखते हैं, गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और अधिकाधिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही समतावादी शिक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र मार्ग है। नहीं, इसमें भी हमारा विचार नहीं है। और आप देखिए कि पैसेज में भी ऐसा कुछ थोड़ी कहा गया है कि गैर सरकारी विद्यालय समतावादी शिक्षा प्रणाली को अपनाने के रास्ते में एक बाधा है, जब तक इसको नहीं हटाया जाएगा नहीं हो पाएगा। नहीं, कोटा का व्यवस्था तो किया ही गया ना, धीरे धीरे वहां भी एक्सेप्टेंस हो जाएगा और होना ही पड़ेगा। तो यहां पर भी हमारा विचार नहीं मिला, पैसेज का विचार, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, बी। भारत में तपेदिक टीबी संक्रमित बहुसंख्य लोग निर्धन हैं और उनको पर्याप्त पोषण, उपयुक्त आवास का अभाव है और बचाव के बारे में उनकी समझ ना के बराबर है। तो देखिए, टीबी के जो अधिकांश मरीज हैं वो निर्धन वर्ग से हैं, निर्धन है, और उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है कि पर्याप्त पोषण भी नहीं है, उपयुक्त आवास भी नहीं है, बचाव के बारे में उनकी समझ भी ना के बराबर है, जागरूकता भी नहीं है। ऐसे में तपेदिक परिवारों का सर्वनाश कर देता है, निर्धनों को और निर्धन बनाता है, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को ग्रस्त करता है और उन्हें निर्वासन और रोजगार की बर्बादी की ओर ले जाता है। ठीक है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। सच्चाई यह है कि यदि तपेदिक उन्हें ना भी मारे तब भी भूख और गरीबी से वे मर जाएंगे। आगे कह रहा है कि दूसरी सच्चाई यह है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन, किसका? टीबी का गहरा बैठा हुआ लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचार और साधन प्रदाताओं तथा परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव। तो देखिए कितने कारण बताए गए इसके पीछे। पर्याप्त पोषण ना होना, उपयुक्त आवास का ना होना, बचाव के बारे में जागरूकता ना होना, उसके बाद लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचार, साधन प्रदाताओं तथा परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव, बहुत सारे कारण बताए गए। यंत्रणा पार्श्व प्रभावों के साथ मिलकर रोगी को उपचार जारी रखने में हतोत्साहित करते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हतोत्साहित करते हैं उपचार को जारी रखने में, जिसके अनर्थकारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम होते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि इसका विश्लेषण क्या है कम से कम शब्दों में। भारत में तपेदिक से ग्रस्त लोगों में अधिकांश निर्धन है। तपेदिक उन्हें और निर्धन बनाता है। ये वे लोग हैं जो तपेदिक से ना भी मरे तब भी भूख और गरीबी से मर जाएंगे। इसके अतिरिक्त कलंक, परामर्श की कमी, महंगा उपचार रोगियों को उपचार जारी रखने में हतोत्साहित करते। तो पूरा का पूरा परिच्छेद में जो मुख्य बातें थी हमने 3 लाइन में उसको समझ ली। अब बात आती है कि किसकी बात की गई है, मतलब विषय क्या है, किसकी बात की गई है। तो बात की गई है भारत में तपेदिक की समस्या की, और इस बारे में क्या बात की गई है? उपचार संबंधी व्यवस्था के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक कारण, ये सब क्या कौन से कारण है? परामर्श की कमी, महंगा उपचार, कलंक, ये सब सामाजिक आर्थिक कारण है। भूख, गरीबी, तो उपचार संबंधी व्यवस्था के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक कारण इसके लिए जिम्मेवार है। अब ये विचार हमें ढूंढना है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश पूछा गया है। हमें विचार ढूंढना है। ए, भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग नहीं है। देखो, यहाँ विचार हमें नहीं मिला। हम ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि तपेदिक साध्य रोग है या नहीं है। हम विचार क्या है? विचार है कि तपेदिक जो भारत में निर्धन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बना हुआ है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार है? बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। तो क्या वो बात यहाँ है? नहीं है। बी में देखते हैं। तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचार से कहीं और अधिक की आवश्यकता है। सिर्फ निदान और चिकित्सीय उपचार ही नहीं, और भी बहुत कुछ ना, गरीबी कम करना, पोषण, जो लांछन है, कलंक, लांछन, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
तो सिर्फ चिकित्सीय निदान और चिकित्सीय उपचार ही नहीं, कहीं और अधिक की आवश्यकता है। तो देखो पूरा का पूरा विचार हमें बी में मिल गया। तुम्हारा उत्तर क्या है? बी। सी भी देख लेते हैं कि क्या कहीं सी में भी विचार है क्या। सरकार की निगरानी की क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है और निर्धन लोगों की उपचार तक पहुंच नहीं है। तो देखो यहाँ हमारा विचार नहीं आया, और सरकार की निगरानी के बारे में बात नहीं हो रही है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है टीबी, और टीबी निर्धन लोगों के लिए क्यों अभिशाप बना हुआ है, उसके पीछे बहुत सारे जिम्मेदार कारक। डी में देखते हैं, भारत तपेदिक जैसे रोगों से केवल तभी मुक्त होगा जब इसके निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावकारिता और सफलता से कार्यान्वित किए जाएं। केवल निर्धनता की बात है क्या? फिर लांछन कहाँ जाएगा? इसका तो संबंध नहीं है निर्धनता से, और भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहां भी विचार नहीं मिला। विचार कहाँ मिला? सिर्फ बी में। तो उत्तर क्या होगा? बी। अब अगला परिच्छेद देखिए, अनुवांशिक रूपांतरण जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीएम प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने के मार्ग में जो गतिरोध है, वो कौन सा गतिरोध है? वह है बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था। तो जीएम प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने के रास्ते में जो सबसे बड़ा गतिरोध है वो है बौद्धिक संपदा अधिकार। तो प्रश्न उठता है ना कि आखिर क्यों ऐसा क्यों करें कि बौद्धिक संपदा अधिकार सबसे बड़ा गतिरोध है। तो आगे इसका उत्तर दिया जाएगा। अगर इस तरह का प्रश्न उठ रहा है तो आगे इसी की चर्चा होगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आगे परिच्छेद में क्या लिखा हुआ हो सकता है। जो ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए गैर सरकारी एकाधिकार सृजित करना चाहती है। कौन? बौद्धिक संपदा अधिकार। यदि जीएम प्रौद्योगिकी अधिकांशतः कंपनी चालित हो तो यह लाभ को अधिकतम करना चाहती है। कंपनी इसीलिए काम करती है, लाभ के लिए काम करती है, और वह भी थोड़े ही अवधि में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने का प्रयास होता है। यही कारण है कि कंपनियां शाकनाशी सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करती है। ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से ही यहां पर ये बड़े निवेश करती है। कहां? शाकनाशी सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए। ठीक है, ऐसे गुणधर्म अब क्यों करती है? उनको तो लाभ कमाना है, तो लाभ कैसे हो रहा है? तो ऐसे गुणधर्म थोड़े समय के लिए बने रहते हैं, क्योंकि काफी जल्द ही नाशक जीव और खरपतवार विकसित होने लगेंगे और ऐसे प्रतिरोध पर काबू पा लेंगे। तो उसके बाद फिर से दोबारा निवेश करने की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। तो बार बार लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। कंपनियों को यह अनुकूल ठहरता है, तो अनुकूल ठहरता है उसके लाभ के लिए, तो यहाँ निवेश करता है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह बात उठाई थी कि अनुवांशिक रूपांतरण में प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा, लवणता और अन्य कष्टकर प्रभावों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हो। अब देखो कि मान लो कि यहाँ निवेश करती है जो प्राइवेट कंपनियां हैं, तो यहाँ फायदा नहीं होगा ना। एक बार तो फायदा होगा, लेकिन बार बार फायदा नहीं होगा। इसलिए कंपनियां यहाँ निवेश नहीं करती कि ऐसे जीएम प्रौद्योगिकी में ऐसे जिन के जीएम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऐसे जिन का समावेश किया जाए जो कि सूखा को झेल सके, लवणता को झेल सके, अन्य कष्टकर प्रभावों को झेल सके। तो ये फिर तो स्थिरता आ जाएगी ना, सस्टेनेबल हो जाएगा। और कंपनी को चाहिए लाभ, तो वो वहां इन्वेस्ट करना चाहता है, वहां निवेश करना चाहता है जहां बार बार लाभ हो। और वो लाभ कहाँ मिलता है? शाकनाशी सहिष्णु में, नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए। ठीक है ना। तो ये पूरा परिच्छेद। अब इसको हम कम शब्दों में जान लेते हैं, इसका विश्लेषण देखिए। जीएम प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने के मार्ग में बौद्धिक संपदा अधिकार गतिरोध है, क्योंकि यह लाभ से प्रेरित होती है और गैर सरकारी एकाधिकार सृजित करना चाहती है। राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार अनुवांशिक रूपांतरण में चरम जलवायु प्रतिरोधी जीन को प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए यही मुख्य मुद्दा है, इतने सा ही मुद्दा है, इसी को विस्तार से बताया गया है। अब देखते हैं कि परिच्छेद में किसकी बात की गई है। तो जीएम प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने के मार्ग में बाधा की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है? बौद्धिक संपदा अधिकार कंपनियों के लिए आर्थिक लाभ का जरिया है, इसलिए जनहित में इसकी प्राथमिकता तय की जानी चाहिए। किसकी? जीएम की। क्लियर। अब आइए प्रश्न पर।
पहले पूछा गया है निर्णायक संदेश, हमें विचार ढूंढना है। लोक अनुसंधान संस्थाओं को जीएम प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोक अनुसंधान संस्था अगर जीएम प्रौद्योगिकी में अग्रणी होगा तो ये तो लाभ के लिए तो काम करती नहीं, तो सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। और लेखक यही तो कह रहा है, लेखक यही तो चाहता है। और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। तो देखिए पूरा का पूरा विचार हमें पहले ही विकल्प में मिल गया। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं। विकासशील देशों को यह मुद्दा डब्ल्यूटीओ में उठाना चाहिए। क्या विचार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सी, गैर सरकारी कंपनियों को भारत में कृषि व्यवसाय करने, खासकर बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ विचार है? नहीं है। डी देखिए, वर्तमान भारतीय परिस्थितियां आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों की कृषि के पक्ष में नहीं है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है हमें मतलब है कि क्या विचार यहाँ है, तो यहाँ भी नहीं है। ठीक है, विचार क्या है? विचार तो सीधा सीधा है कि बौद्धिक संपदा अधिकार कंपनियों के लिए आर्थिक लाभ का जरिया है, इसलिए हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जिसका उद्देश्य क्या हो? सामाजिक कल्याण। तो ये विचार हमें सिर्फ और सिर्फ ए में मिला। अब 18 नंबर प्रश्न देखिए, पूर्व धारणा पूछी गई, लेकिन यहाँ भी हम क्या उसी विचार को ढूंढेंगे जो किसी भी रूप में लिखा हो सकता है, अलग अलग रूप में लिखा हो सकता है, लेकिन विचार वही होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियां द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं वो तो उसका तो लक्ष्य लाभ कमाना है। ठीक है, तो वो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सक्षम या उसे झेलने में सक्षम बीजों का या पौधों का या प्रजातियों का विकास क्यों करेगा? वहां तो बार बार लाभ होगा नहीं। तो उन्होंने समुचित विचार नहीं किया है, तभी तो ये प्रश्न उठ रहा है। विचार किया होता तो ये प्रश्न उठता ही नहीं, ये मुद्दा उठता ही नहीं। तो बात तो सही है, पूरा विचार हमें यहाँ मिल गया, तो स्टेटमेंट एक सही है। दूसरा देखिए, अंततोगत्वा जीएम प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी। ये भी मुद्दा नहीं है कि जीएम प्रौद्योगिकी समाधान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मुद्दा तो है कि इसकी प्राथमिकता तय होनी चाहिए। तो ये विचार हमें दो में नहीं मिला, तो स्टेटमेंट टू भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल। एक सेकंड, अब नेक्स्ट देखते हैं। अधिकांश आक्रामक जातियां इन्वेसिव स्पीसीज ना तो घोर रूप से सफल है ना ही अत्यंत नुकसानदेह है। क्या कहा जा रहा है कि अधिकांश आक्रामक जातियां जो है इन्वेसिव स्पीसीज हैं, वह ना तो घोर रूप से सफल है ना ही अत्यंत नुकसानदेह है। जबकि आक्रामक जातियों को क्या माना जाता है? नुकसानदेह माना जाता है। और लेखक क्या कह रहा है? कह रहा है ये अत्यंत नुकसानदेह नहीं है। आगे देखते हैं। ब्रिटेन के आक्रामक पादप ना तो व्यापक रूप से, अब देखो नुकसानदेह नहीं है, क्या कहा गया पहले स्टेटमेंट में? क्या अधिकांश आक्रामक जातियां अत्यंत नुकसानदेह नहीं है। तो इसी बात की पुष्टि आगे करेगा लेखक पूरे परिच्छेद में। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी जातियों का वो एग्जाम्पल दे, कुछ और कोई आंकड़ा दे, कोई घटना के बारे में बताए, यही होगा और दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो पढ़ने का तरीका अगर हमें पता हो, तुम्हें पता होगा कि आगे और क्या बात हो सकती है। अब देखो, कह रहे हैं कि ब्रिटेन के आक्रामक पादप ना तो व्यापक रूप से फैले हैं ना ही खास तेजी से फैलते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहा है। और अक्सर ब्रैकन की तरह के प्रबल प्राकृतिक पादपों की अपेक्षा कम परेशान करने वाले हैं। तो इतने में सिर्फ यही कहा गया कि अधिकांश आक्रामक जातियां अत्यंत नुकसानदेह नहीं है। आगे है कि नई जातियों का आगमन लगभग हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ा देता है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बताया गया है कि अधिकांश मामले में क्या होता है कि नई जातियों का आगमन लगभग हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ा देता है। बहुत से मामलों में नवागंतुकों की बाढ़ किसी भी प्राकृतिक जाति को विलोपन की तरफ नहीं ले जाती। देखो ये बातें क्या कह रहा है? ये बातें बस यही कह रहा है कि भाई ये अत्यंत नुकसानदेह नहीं होती है।
अधिकांश आक्रामक जातियां। इसका एक कारण यह है कि आक्रामक पादप प्रदूषित जिलों और उद्योगतर व्यर्थ भूमि की तरह के विक्षुब्ध पर्यावासों को, जहां और कुछ भी जीवित नहीं रहता, उपनिवेशित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो कह रहा है कि जैव विविधता को प्राय बढ़ा देता है और फिर जो प्राकृतिक जाति उसका विलोपन नहीं करता है। तो उसके पीछे कारण भी बता रहा है कि जो आक्रामक जातियां होती हैं वो खासकर व्यर्थ भूमि को, जहां और कोई दूसरी जाति नहीं उग सकती या नहीं है, उसको अपना कॉलोनी बनाता है। ठीक है, वे प्रकृति के अवसरवादी हैं। ठीक, अब ये पूरा परिच्छेद हो गया। इसका विश्लेषण देखिए। परिच्छेद में आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव की चर्चा की गई है। इसके बारे में कहा गया है ना कि ये अत्यंत नुकसानदेह नहीं है। उदाहरणों से बताया गया है कि नई प्रजातियों का आगमन जैविक विविधता को बढ़ा सकता है और बहुत से मामलों में प्राकृतिक जाति को विलोपन की तरफ नहीं ढकेलता। अब हम विषय जान लेते हैं, मतलब किसकी बात की गई है। तो आक्रामक पादप के प्रभाव के संबंध में जो धारणा बनी हुई है ना कि ये नुकसानदेह होता है, नुकसानदेह होता है, तो इसी के बारे में बात की गई है, इस धारणा के बारे में बात की गई है। और क्या बात की गई है कि इन्हें प्राय अत्यंत नुकसानदेह माना जाता है, जो वास्तव में तथ्य से परे है। तो अब हमें इस विचार को ढूंढना है। प्रश्न पूछा गया है, निष्कर्ष ये देखते हैं। आक्रामक जातियों का उपयोग किसी देश के मरु क्षेत्रों और व्यर्थ भूमियों के पुनर्वास के लिए किया जाना चाहिए। अब देखो ये ऑप्शन जो है सही लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि बताया गया है कि ये हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ा देता है, तो जैव विविधता को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो बात तो सही लग रही, लेकिन नहीं। विचार क्या है? विचार है कि ये हमेशा ही नुकसानदेह नहीं होता है, ये विचार है। तो क्या ये विचार ए में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, बी देखते हैं। विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून अनावश्यक है। कह रहा है कि अधिकांश मामलों में नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन यह नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता। और कानून होगा नहीं होगा उसके बारे में चर्चा नहीं है, विचार यहां भी नहीं मिला। अब सी देखते हैं। कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है। बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि हर बार ये नुकसानदेह नहीं होता, नुकसानदेह नहीं होता है, तो निरर्थक हो जाएगा भाई, है ना। धारणा क्या है? धारणा है कि ये नुकसानदेह है। लेखक कह रहा है कि हमेशा ही ये नुकसानदेह नहीं होता। इसलिए कई बार क्या होगा कि अगर हम उसी धारणा पर काम करते हुए विदेशी पादप के विरुद्ध मुहिम चला दे, तो हमने जो जितना संसाधन उसमें लगाया वो संसाधन व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नुकसानदेह तो था ही नहीं। ठीक है, तो यही है विचार। तो सी में हमें विचार मिल गया, यही हमारा उत्तर है। डी भी देख लेते हैं। विदेशी पादपों का उपयोग किसी देश की जैव विविधता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। ये देखो डी वाला वैसा ही ऑप्शन है जैसा कि ये ए वाला, तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो हमारा उत्तर क्या है? सी। अब इस परिच्छेद को देखिए। भारतीय बच्चों में प्रवाहिका से होने वाली, डायरिया से होने वाली मौतें मुख्यतः खाद्य और जल के संदूषित हो जाने के कारण होती है। ये बात तो हम जानते ही हैं। कृषि में संदूषित भौम जल और असुरक्षित रसायनों का उपयोग, खाद्य पदार्थों का भंडारण और रखरखाव अस्वास्थ्यकर तरीकों से किए जाने से लेकर खाद्य पदार्थों के अस्वास्थ्यकर परिवेश में पकाए और वितरित किए जाने तक ऐसे असंख्य कारक हैं जिनके विनियमन और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। मतलब ये जो डायरिया हो रहा है उसके कई कारण हैं। मतलब कह सकते हैं हम इसको ऐसे कि खेत से लेकर के खेत से थाली तक जितने भी चरण हैं, कहीं पर भी संदूषण हो सकता है। तो इन सब की विनियमन और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, यही है मुद्दा। लोगों को मिलावट के बारे में, अब मिलावट की बात हो रही है तो खेत से थाली के बीच का ही तो चरण है ना ये। तो लोगों को मिलावट के बारे में और संगत प्राधिकारियों को शिकायत करने के तरीकों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। ठीक है। खाद्य संक्रामक रोगों की निगरानी करने में अनेक सरकारी अधिकरण शामिल है। कह रहा है कि बहुत सारे सरकारी अधिकरण इसमें शामिल हैं भी,
और निरीक्षण कर्मियों के अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो ये सब समाधान बताया जा रहा है कि क्या क्या समाधान करने की जरूरत है, जो कि पहले ही बता दिया है, विनियमन और मॉनिटरिंग। इसका विचार करते हुए कि शहरी जनसंख्या का कितना भाग अपने दैनिक भोजन के लिए गली नुक्कड़ पर बिकने वाले भोजन पर निर्भर है। गली नुक्कड़ बहुत ज्यादा निर्भरता है शहरों में, गली नुक्कड़ में बिकने वाले भोजन पर, है ना, बहुत लोगों की निर्भरता है। तो गली नुक्कड़ पर भोजन बेचने वालों के प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश करना बड़े महत्व का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइजीन कितना होता है आपको पता ही है। तो यहाँ पर भी प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश करने की आवश्यकता है, ये लेखक कह रहा है। तो अब इसका हम विश्लेषण देखते हैं। यह परिच्छेद खाद्य और जल संदूषण से भारतीय बच्चों में डायरिया से होने वाली मौतों पर केंद्रित है। खाद्य और जल संदूषण के कई कारण बताए गए हैं, जिन्हें संबंधित संस्थाओं द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। अब देखो परिच्छेद में सारे कारण लिख दिए गए, बहुत सारे कारण लिख दिए गए, इसलिए तो परिच्छेद बड़ा हो गया ना। हमें तो बस ये समझना है कि अच्छा ये सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग तरह के कारण हैं, परंतु ये संस्थाएं पर्याप्त सक्षम नहीं है। ये भी बात की गई है कि भाई विनियमन और मॉनिटरिंग की जरूरत है। बहुत सारी सरकारी संस्थाएं वो कार्य कर रही हैं, लेकिन यह भी कहा गया कि यहाँ पे प्रशिक्षण वगैरह की जरूरत है, तो संस्थाएं पर्याप्त सक्षम नहीं है, ये भी बात कही गई। और क्या कही गई कि लेखक लोगों को जागरूक होने और स्ट्रीट वेंडर्स के प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, अब बात उठती है कि किसकी बात की गई है, मतलब विषय क्या है। तो भारत में डायरिया से होने वाली मौतें, और क्या कहा गया इसके बारे में कि इससे निपटने के लिए जागरूकता, संबंधित संस्थाओं को सक्षम बनाना तथा प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश करने की आवश्यकता है। अब इस विचार को हमें ढूंढना है। प्रश्न देखिए पूछा गया पूर्व धारणा। स्टेटमेंट फर्स्ट, खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है। तो जटिल मुद्दा तो है ही, देख ही रहे हैं कि हम खेत से लेकर के थाली तक में जितने भी चरण, कहीं भी संदूषण हो सकता है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हम कहेंगे ये एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स में सुधार की जरूरत है, उसके विनियमन और मॉनिटरिंग की जरूरत है, तो जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। ये भी बात सही है, कई समाधान बताए लेखक ने, जन जागरूकता है, विनियमन है, मॉनिटरिंग है। तो ये पूरा का पूरा विचार हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में मिल गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सही है। अब दूसरा देखिए, निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश करने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। तो बहुत सारे समाधान बताए लेखक, उसमें से ये भी तो समाधान है ना, निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाना, ये भी एक समाधान है। तो हाँ, यहाँ भी विचार है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाएगा। अब 3 देखते हैं। भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त विधि निर्माण करने की आवश्यकता है। अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने की बात नहीं है, बात है संदूषण। जो संदूषण हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, खाद्य पदार्थ जो विषाक्त हो रहे हैं, वो किसी भी चरण में हो सकते हैं। तो उसके लिए विनियमन, मॉनिटरिंग, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, इसकी बात की गई है। तो यहाँ हमें विचार वो नहीं मिला, तो स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, गलत। आंसर क्या होगा हमारा, ए, केवल 1 और 2। अब अगले परिच्छेद को देखते हैं। हमारे नगरों की आयोजना में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती रही है, एक फैक्ट है। हमारे नगर वर्तमान रूप से असहिष्णु, असुरक्षित और अधिसंख्य नागरिकों के लिए ना रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं। तथापि हमने पुराने तरीकों, स्थिर विकास योजना से ही योजना बनाना जारी रखा हुआ है। कह रहा है कि देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर भी हम वही पुराने तरीके को अपनाए हुए हैं, तो तरीके में बदलाव होना चाहिए जो लोगों के जीवन अनुभवों और आवश्यकताओं से दूरी बनाए रखते हुए, ये लोगों के जीवन और अनुभवों और आवश्यकताओं से दूरी कौन बनाया हुआ है, जो पुराने तरीकों को जो हम अभी भी अपना रहे हैं वो। और बहुत सारे लोगों, स्थानों, कार्यकलाप और प्रथाओं को जो किसी नगर का अविच्छिन्न भाग होते हैं, सक्रिय रूप से शामिल ना रखते हुए, मतलब भागीदारी नहीं है। क्या करा है, अविच्छिन्न भाग है लेकिन उनको शामिल नहीं किया, तो भागीदारी नहीं है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सभी की भागीदारी होनी चाहिए। अनन्यतः तकनीकी विशेषज्ञता से लिए जाते हैं। ठीक, अब इसका विश्लेषण देखते हैं।
परिच्छेद में नगरों की आयोजना में कामगार और निर्धन लोगों की उपेक्षा की बात की गई है। ठीक है, योजना बनाने के लिए अभी भी पुराने तरीकों का उपयोग किया जाता है। लोगों के अनुभवों और जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि इनकी भागीदारी ही नहीं है, इनको शामिल ही नहीं किया गया है। अब बात करते हैं विषय की। किसकी बात की गई है? तो नगर आयोजना में लोगों की उपेक्षा की बात की गई है। इस बारे में क्या बात की गई है? तो नगर आयोजना में लोगों के अनुभवों और जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि नहीं रखा गया है और इस वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। आइए अब इस विचार को ढूंढते हैं। ए में देखते हैं विचार है या नहीं। भवन निर्माताओं के एकाधिकार तथा संभ्रांत समूहों के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया। प्रश्न क्या है? यह प्रतीत होता है कि इस परिच्छेद में भवन निर्माताओं के एकाधिकार तथा संभ्रांत समूह के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया। नहीं, संभ्रांत समूह नहीं, यहां पर कहा गया है कि सभी की भागीदारी होनी चाहिए। खासकर कामगार निर्धन वर्ग की बात की गई है, गरीब वर्ग की बात की गई है, वंचित समूह की बात की गई है। ठीक है, तो ये विचार हमें यहां नहीं मिला, तो ये गलत है। बी देखिए, विश्व स्तरीय और सुव्यवस्थित स्मार्ट नगरों की आवश्यकता के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया। नहीं, यहां भी विचार नहीं मिला हमें, बी भी गलत है। सी देखते हैं, मुख्यतः कामगार वर्ग और निर्धन लोगों के लिए नगरों की योजना बनाने के पक्ष में तर्क दिया गया है। हाँ, ये बात है कि कामगार वर्ग जो है, निर्धन है, उनके हितों की उपेक्षा की गई। लेकिन अंतिम में क्या कहा गया है? अंतिम में यह कहा गया है, देखो, जो लोगों के जीवन अनुभव, लोग में सभी शामिल हो गए ना, और आवश्यकताओं से दूरी बनाए रखते हुए हैं, तो सभी की भागीदारी। तो अभी के लिए आप इसको रख सकते हैं, जब तक हम डी नहीं देख लेते हैं। डी, नगर आयोजना में जनता के समूहों की, अब देखो, लोगों की भागीदारी, जनता के समूहों की भागीदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। तो नगर आयोजना में क्या होना चाहिए कि लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो। तो ये बात है। तो देखो, पूरा का पूरा विचार डी में आ गया, तो हमारा उत्तर है डी। भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन हैं और मुश्किल से सिर्फ 10% व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। तो एक सामान्य सा तथ्य है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन है, मतलब बहुत ज्यादा निर्धन व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और मुश्किल से 10% व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। संगठित क्षेत्र में मुश्किल से 10%, तो बाकी कहाँ नियोजित हैं? असंगठित क्षेत्र में। तो असंगठित क्षेत्र मतलब क्या? बेहतर जॉब है क्या वो? नहीं है। तो मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए कि उनको बेहतर जॉब मिले। बेहतर जॉब मिलने के लिए क्या जरूरी है? जॉब होना भी तो जरूरी है ना। तो यही बात आगे हो सकती है, और दूसरी तीसरी कोई बात आगे नहीं हो सकती। हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रबल आर्थिक समृद्धि से पर्याप्त रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि हम प्रबल आर्थिक समृद्धि मतलब जो हम तेजी से विकसित हो रहे हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है कि पर्याप्त मात्रा में रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। ये हमें विश्वास दिलाया जा रहा है। लेकिन अब देखो, यहाँ मुद्दा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है। जब हमारी अर्थव्यवस्था 3% प्रतिवर्ष बढ़ रही थी, तब संगठित क्षेत्र में रोजगार 2% प्रतिवर्ष बढ़ रही थी। अब देखो, आंकड़े के माध्यम से उस बात की पुष्टि कर रहा है। आंकड़ों के माध्यम से किस बात की पुष्टि कर रहा है? कि जिस तेजी से आर्थिक समृद्धि हो रही है, उतनी तेजी से रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। ज्यों ही अर्थव्यवस्था 7 से 8% प्रतिवर्ष बढ़नी शुरू हुई, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर वास्तव में घटकर 1% ही रह गई। अब देखो, जैसे जैसे समृद्धि बढ़ रही है, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर कम हो रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, वहां काम तो होना जरूरी है ना। तो काम अगर होना जरूरी है, तो काम कोई ना कोई तो करेगा ना, क्योंकि इस आर्थिक समृद्धि ऐसे तो नहीं हो रही है। तो काम अगर है, तो काम करने के लिए लोगों की भी जरूरत है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये है कि रोजगार उस हिसाब से सृजित भी नहीं हो रहे, तो फिर काम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली मशीन काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे समझा जाता है। फिर हम देखते हैं इसका विश्लेषण। अधिकांश निर्धन लोग असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं।
आंकड़ों से पता चलता है कि तीव्र आर्थिक समृद्धि के साथ संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर घट रही है। तो परिच्छेद में बात किसकी की गई है? भारत में आर्थिक समृद्धि और रोजगार की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है कि तीव्र आर्थिक समृद्धि के बावजूद संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर घटी है। अब इसी विचार को हमें ढूंढना है। देखो एक बात और समझो, ये जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं ना, ये आपके माइंड आपके मस्तिष्क का विकास होने नहीं देता है। और जब जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जब आप खुद उसी तरह से पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं तो आप अलग अलग डायमेंशन में सोच सकते हैं और धीरे धीरे ये आपके हैबिट में शामिल हो जाता है और अल्टीमेटली ये आपको ऐसे लिखने में काफी हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप ऐसे लिखने जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि आपको डायमेंशन नहीं आ रहे होते। क्यों? क्योंकि आपका सोचने का तरीका वैसा डेवलप हुआ ही नहीं है और खासकर ये कोचिंग वालों ने डेवलप होने दिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वो जुगाड़ बताते हैं। भाई ये तो सबसे ज्यादा आसान है जो मैं बता रहा हूं, फिर दुनिया भर के ट्रिक टेक्निक्स आपको याद ही क्यों करने थे? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जुगाड़ पे मत जाइए। जुगाड़ पे जाइएगा तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया उनसे पूछिए, वो जुगाड़ू नहीं है। यूपीएससी इतनी बेवकूफ नहीं है कि जुगाड़ू को वो कर ले। हाँ, अगर आपकी किस्मत बहुत स्ट्रांग है धोनी की तरह तो बात अलग है, लेकिन धोनी में टैलेंट था और बहुत कम लोगों में ऐसा टैलेंट होता है। आपको अपने अंदर एप्टीट्यूड डेवलप करना है, ना कि दुनिया भर के नॉलेज। और एक परिच्छेद हमने किया ना कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन से जो भरा हुआ लोग है वो बस उबाऊ इंसान भर है। संस्कृति चाहिए, है ना, एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए। यहाँ निहितार्थ पूछा गया, हमें विचार ढूंढना है। विचार फिर से देखना चाहो देख लो, क्या है विचार? विचार है नगर आयोजना में लोगों के अनुभवों और जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये है ना? नहीं, ये नहीं, दूसरा। हाँ, ये तीव्र आर्थिक समृद्धि के बावजूद संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर घटी है। ये विचार ढूंढना है हमें। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, अधिकांश आधुनिक आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकीय प्रगति पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, यही तो विचार है। भाई आर्थिक समृद्धि हो तो रही है, रोजगार सृजन क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब है वो प्रौद्योगिकीय प्रगति पर आधारित है। तो यहां हमें विचार मिल गया स्टेटमेंट फर्स्ट में। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, काफी मायने में आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका के साथ पर्याप्त सहजीवी संबंध को प्रोत्साहन नहीं देती। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर देती तो रोजगार सृजन होता उस मात्रा में। नहीं हो रहा है ना, मतलब क्यों? प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित है। यही बात तो ये कह रहा है कि श्रम प्रधान नहीं है, संसाधन आधारित आजीविका के साथ पर्याप्त सहजीवी संबंध को प्रोत्साहन नहीं देता है। तो हमें यहाँ विचार मिल गया दूसरे में। अब तीसरा देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है, सीधा सीधा बात वही कह रहा है, तो ये भी बात सही है। चौथा देखते हैं, साक्षर ग्रामीण जनसंख्या संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है। भैया रोजगार ही नहीं है, रोजगार का सृजन ही नहीं हो रहा पर्याप्त मात्रा में, तो कहां से प्रवेश करेंगे? अपनी इच्छा से थोड़ी ना वो प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अपना विचार नहीं मिला, तो 4 गलत। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 सी, 1 2 3। अब इसे देखते हैं, भारत में ऐसे बैंकिंग संपर्की हैं जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने में मदद करते हैं। ठीक है, वे ऐसा कर सके इसके लिए बैंक लागतों में कोई कमी नहीं कर सकते। वे मतलब कौन? बैंकिंग संपर्की ऐसा कर सके, कैसा कर सके? जो ऊपर में बताया गया कि लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाना, तो वे ऐसा कर सके इसके लिए बैंक लागतों में कोई कमी नहीं कर सकते। वे वित्तीय शिक्षा और साक्षरता में निवेश करने की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। एक तो लागत में कोई कमी नहीं कर सकते और वित्तीय शिक्षा और साक्षरता में निवेश करने की उपेक्षा भी वे नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे कह रहा है कि बैंकिंग संपर्की एक तरह से इतने कम हैं कि उन्हें व्यवस्थागत जोखिम के रूप में नहीं देखा जा सकता। इनकी संख्या इतनी कम है कि इस पे इतना खर्च ही नहीं होता है जो वो व्यवस्थागत जोखिम के रूप में बैंक इसको देखे। तथापि मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि भारत के बैंकिंग नियामक ने प्रतिबंध लगा रखा है कि वे केवल एक बैंक के लिए कार्य करें, संभवतः अंतरपणन आर्बिट्रेज से बचाव के लिए। ठीक है, चलो ये भी बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, बैंकिंग तक पूरी पहुंच लाने के प्रयासों में तभी सफलता मिल सकती है, यहां ध्यान देना,
सफलता नहीं मिल रही है। अब लेखक कह रहा है ये कब सफलता मिल सकती है, जब दूर दराज में काम करने वाले आखिरी छोर के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए और उन प्रबंधकों के लिए भी जो न केवल आधारभूत बैंक लेखाओं को बल्कि दुर्घटना एवं जीवन बीमा तक लघु पेंशन योजना, मतलब बहुत सारी सेवाएं, बैंकिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी सेवाएं जैसे उत्पादों को भी सुनिश्चित करते हैं। तो ठीक से ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, तभी तो ये बात कही जा रही है, काम करने में बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध हो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका विश्लेषण कि किसकी बात यहाँ पे परीक्षित कह क्या रहा है। यह परीक्षित वित्तीय समावेशन में बैंकिंग संपर्की की महत्ता और उनकी चुनौतियों पर केंद्रित है। ठीक है, चुनौतियां क्या है हम देखे ही। एक तो उनके पास उतने स्किल नहीं है जो हर तरह की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा सके वो, जैसे कि आपने देखा दुर्घटना एवं जीवन बीमा, लघु पेंशन योजना, ये सारी चीजें, तो उन्हें इसकी प्रशिक्षण की जरूरत है। और कोई प्रशिक्षण क्यों प्राप्त करेगा भाई, वो इतने सारी चीजें क्यों सीखेगा जब तक उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो आपको 10,000 महीना मिलता है और उसमें आपको दुनिया भर की चीजें करनी है, तो आप क्यों करेंगे? आपको दुनिया भर की स्किल सीखनी होंगी इस 10,000 की नौकरी के लिए, आप क्यों सीखेंगे? आपको प्रोत्साहन चाहिए ना। तो यही बात यहाँ कही जा रही है। इसमें बैंकिंग विस्तार के लिए 3 प्रमुख सुधारों पर जोर दिया गया, एक नियामक सरलता, दूसरा साक्षरता और प्रोत्साहन। ठीक है, तो विषय क्या है, किसकी बात की गई है? वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है कि बैंकिंग संपर्की और विविध सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रबंधकों को बेहतर प्रोत्साहन देकर सार्थक वित्तीय समावेशन करना संभव है। अब ये विचार हमें ढूंढना है। प्रश्न में पूछा गया है निष्कर्ष, ये देखिए, भारत के दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के प्रयास सफल नहीं हुए। अब ये कितना सफल हुआ है, कितना सफल नहीं हुआ, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि उनको प्रशिक्षण देना, अलग अलग स्किल, उसको स्किल का प्रशिक्षण देना, उनको प्रोत्साहित करना, ये है मुद्दा। तो ये मुद्दा ए में है क्या? नहीं है। बी देखते हैं, सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में और अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्कियों तथा आखिरी छोर के ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। देखो, ये मुद्दा नहीं है कि ये बैंकिंग संपर्की की संख्या काफी कम है, संख्या कम है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि इनको और स्किल्ड किया जाए, ये मुद्दा है, ताकि वो बैंक से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित अलग अलग तरह की सेवाएं मुहैया करा पाए और इसके लिए इनको प्रोत्साहित किया जाए, ये मुद्दा है। ये मुद्दा क्या बी में आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, काट दीजिए इसको। सी, भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हो। हाँ बिल्कुल, यही बात तो कह रहा है। तो जब उसके पास विविध कौशल होगा तभी तो वो बैंकिंग की जितनी सेवाएं हैं, अधिक से अधिक सेवाएं वो दूर दराज के क्षेत्रों तक मुहैया करा पाएगा। इसी के लिए तो प्रोत्साहन की बात कर रहा है ना। तो ये विचार तो है। डी देख लेते हैं, बैंकिंग तक बेहतर पहुंच तब तक असंभव होगी जब तक कि प्रत्येक बैंकिंग संपर्की को अनेक बैंकों के लिए काम करने की अनुमति ना हो। देखो, ये तो एक ये यहाँ पर पैसेज में ये कहा भी गया है कि हाँ, अंतरपण से बचाव के लिए कोई एक व्यक्ति एक ही बैंक के लिए काम कर सकता है। और ऐसा क्यों किया गया है? अंतरपणन के से बचाव के लिए। ये तो मुद्दा है, ये तो बात है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है ना। ये बात है लेकिन ये मुद्दा नहीं है कि अगर उसको अनुमति मिल जाए कि कई बैंकों के साथ वो काम कर सकता है तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? स्किल्ड ही नहीं है वो, तो सारी सुविधाएं बैंकिंग से संबंधित कैसे मुहैया करा सकता है? तो यहाँ स्किल की बात है, यहाँ पर प्रोत्साहन की बात है, स्किल के लिए प्रोत्साहन की बात है, वो हमें सिर्फ सी में मिला। ये परीक्षित काफी बड़ा है, चलिए इसे देखते हैं। भारत का आर्थिक पदछाप फुटप्रिंट, इसकी जनसंख्या को देखते हुए अभी भी यूरोपीय संघ या चीन की तुलना में कम है। हमारा फुटप्रिंट क्या है? जबकि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है फिर भी क्या है? कम है, चीन की तुलना में, यूरोपीय संघ की तुलना में। अन्य अर्थव्यवस्थाओं से सीखने के लिए इसके पास काफी कुछ है। किसके पास? हमारे पास, भारत के पास।
तथापि इसे उन समाधानों को ही कार्यान्वित करना चाहिए जो इसकी अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप हो। तो कह रहा है कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं से सीखने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, उस बहुत कुछ में से हम अपनी अनूठी परिस्थिति के अनुसार जो समाधान हम यहाँ कार्यान्वित कर सकते हैं या करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। आगे कह रहा है कि भारत को वर्तमान अधोगामी उपागम की बजाय एक सहयोगी आधारित प्रभावी दीर्घकालिक नियामक व्यवस्था की खास तौर पर आवश्यकता है। ठीक है, विनियमन वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं। विनियमन की बात हो रहा है, विनियम क्या करते हैं? वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं, मतलब जो आप चाहते हैं जो परिणाम, वो परिणाम लाने का प्रयास करते हैं। तथापि ये किसी ना किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। तो विनियम वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है कि किसी ना किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में बार बार इस्तेमाल होते हैं। ये एक मुद्दा है। आगे कह रहा है कि प्रायः विनियम रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाले असर या कम प्रतिबंधी विकल्पों का विचार करने में असफल रह जाते हैं। प्रायः ऐसा होता है। क्या होता है प्रायः? कि रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाले असर या फिर कम प्रतिबंधी विकल्प, इस पर विचार करने में असफल रह जाता है। कौन? विनियम। विनियमों का इस्तेमाल भविष्य में और अधिक व्यापक रूप से साझी होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को बचाने में किया जा सकता है। ठीक है, तो विनियमन का इस्तेमाल भविष्य में स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए किया जा सकता है, अभी भी किया जा रहा है और अधिक किया जा सकता है। और अधिक का मतलब ही क्या है? और अधिक व्यापक रूप से, मतलब अभी भी किया जा रहा है और भविष्य में और भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विनियमों के अनिवार्य रूप से अनेक अनैच्छिक परिणाम होते हैं। आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमों को ऐसे हथियार के रूप में देखा जाना चाहिए जो अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को समुन्नत करते हुए लागत के औचित्य के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करें। अब इसका विश्लेषण देख लीजिए। परिच्छेद काफी बड़ा है, विश्लेषण देखिए बहुत छोटा है। परिच्छेद भारत की अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप एक सहयोग आधारित नियामक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देता है। किस पर? सहयोग आधारित नियामक व्यवस्था। लेखक का मुख्य सुझाव है कि विनियमों का उपयोग राजनीतिक हथियार के बजाय रोजगार, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देने वाले एक प्रभावी उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए। ये यहाँ कहा भी गया है कि प्रायः विनियम रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाले असर या कम प्रतिबंधी विकल्पों का विचार करने में असफल रह जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किसकी बात की गई है परिच्छेद में। तो अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियम का इस्तेमाल, इसकी बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है? बात की गई है कि जो भारत की अपनी अनूठी परिस्थिति है उसके अनुरूप विनियमन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इस पे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, निष्कर्ष पूछा गया है, हमें अपना विचार ढूंढना है। एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के यथा उपयुक्त आमाप की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होगी? नहीं, यहाँ विचार नहीं है। विचार क्या है? अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप हम उसका इस्तेमाल करें विनियम का। बी देखिए, प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्तिपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। युक्तिपूर्वक मतलब अपनी जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग, ये नहीं कि हर तरह के विनियम का हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। भाई हमें जिसकी जरूरत होगी हमारी परिस्थिति के अनुसार उसी का तो करेंगे यार। यही बात तो लेखक अपने परिच्छेद में कह रहा है। तो यहाँ आ गया विचार। सी देखते हैं, भारत में विनियम आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने एकीकरण का समर्थन नहीं करते। यहां भी विचार नहीं आ रहा है। डी देखिए, भारत की नियामक व्यवस्था के विकास में रोजगार के सृजन और आर्थिक समृद्धि के विचार को प्रबल रूप से रखा जाना चाहिए। यहां भी विचार नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? बी। इसमें भी विचार ही ढूंढेंगे 25 में। देखिए यहाँ पूर्व धारणा पूछी गई। कहा जा रहा है कि आजकल की वैश्विक अर्थव्यवस्था में
विनियमों का प्रभावी इस्तेमाल स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए नहीं किया गया है। भाई किया गया है और भविष्य में और भी अधिक किया जाएगा, यही तो कहा गया है ना परिच्छेद में। या हमें विचार मिल रहा है कि अपना नहीं मिल रहा है। दूसरा देखिए, विनियमों का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरकारों की पूरे विश्व में सरकारों द्वारा आमतौर पर उपेक्षा की जाती है। ये कहाँ कहा गया है? क्या हमारा विचार यहाँ पर है कि हमें अपनी अनूठी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग विनियम को अपनाना चाहिए, उसको उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या ये विचार दो में है? नहीं है। तो एक में भी नहीं है, दो में भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला परिच्छेद देखते हैं। किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्प पोषित तथा सुपोषित शिशुओं और छोटे बच्चों के सूक्ष्म जीवों माइक्रोबायोम्स की तुलना की। एक अनुसंधान किया गया, उसमें अल्प पोषित और सुपोषित शिशु इन दोनों में जो सूक्ष्म जीवों होते हैं उनकी तुलना की गई। तो कुछ परिणाम आए होंगे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी तो परिणाम आया होगा ना। तो आगे लेखक परिणाम की ही चर्चा करेगा। कुपोषित और स्वस्थ बच्चों के मल के नमूनों से आहार नली के रोगाणुओं को अलग किया गया। मल के नमूनों से क्या किया गया? आहार नली के रोग। अब ये प्रोसेस बता रहा है कि किस प्रोसेस से वो अध्ययन हुआ है। कह रहा है कि एक ही उम्र के स्वस्थ बच्चों में पाए गए सुविकसित परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चों में सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध पाया गया। अब देखो, जो आहार नाल के रोगाणुओं को अलग किया गया, इसका अध्ययन किया गया, और क्या देखा गया कि एक ही उम्र के जो स्वस्थ बच्चे हैं उसमें वो रोगाणु वो क्या है? सुविकसित है और परिपक्व है, जबकि जो कुपोषित है उसमें सूक्ष्म जीवों क्या है? अपरिपक्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार मां के दूध के रासायनिक संगठन में एक अपरिवर्तित शर्करा, जिसको सैलिलेटेड ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, पाई गई है। इसका शिशु द्वारा अपने खुद के पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। किसका? इसका, ये जो अपरिवर्तित शर्करा है। तथापि, तो मुद्दा क्या भाई? तथापि शिशु का सूक्ष्म जीवों संरक्षित करने वाले जीवाणु इस शर्करा पर, जो उनके खाद्य की तरह काम करता है, फलते फूलते हैं। तो ये जो जीवाणु पर अध्ययन किया गया, एक तो कुपोषित बच्चों को लिया गया और दूसरा जो है सुपोषित, दो तरह के बच्चों के जीवाणु का किया गया। अब ये देखा गया कि ये जो अपरिवर्तित शर्करा होता है मां की दूध में, उसका संबंध है ये जो सूक्ष्म जीवों है इससे। कह रहा है कि शिशु का सूक्ष्म जीवों संरक्षित करने वाले जीवाणु इस शर्करा पर, जो उनके खाद्य की तरह काम करता है, फलते फूलते हैं। इसका मतलब है कि अपरिवर्तित शर्करा जिसको ज्यादा मिल रहा है, उसका ये सूक्ष्म जीवों परिपक्व है। और ये परिपक्व कहाँ है? सुपोषित बच्चों में। और कुपोषित बच्चों में ये कम परिपक्व है, सुविकसित नहीं है। आगे कह रहा है कि कुपोषित माताओं के दूध में इस शर्करा की मात्रा कम होती है। किसकी? अपरिवर्तित शर्करा की। तो अपरिवर्तित शर्करा की मात्रा कम होगी तो क्या होगा? सूक्ष्म जीवों भी अपरिपक्व होगा। और ये अपरिपक्व सूक्ष्म जीवों किसमें पाया गया? कुपोषित बच्चों में। तो सीधा सा बात, मामला क्या है कि कुपोषित माता जो होती है उससे कुपोषित बच्चों का जन्म होता है। ये मामला है। उसमें एक अध्ययन ये बता रहा है कि सूक्ष्म जीवों जो आहार नाल में पाया जाता है, उसमें जो सूक्ष्म जीवों है वो अपरिपक्व होता है। तो वो परिपक्व हो, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए माता का पोषण जरूरी है, क्योंकि अपरिवर्तित शर्करा वहीं से आ रहा है। ठीक। परिणाम स्वरूप उनके शिशुओं के सूक्ष्म जीवों परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण पाया जाता है। अब आइए विश्लेषण में। कुपोषित शिशुओं में सूक्ष्म जीवों तुलनात्मक रूप से अपरिपक्व और कम विविध होता है। ठीक है। कुपोषित माताओं के दूध में अपरिवर्तित शर्करा की कम मात्रा होती है। शिशु का सूक्ष्म जीवों संरक्षित करने वाले जीवाणु इस शर्करा पर, जो उनके खाद्य की तरह काम आता है, फलते फूलते हैं। इतनी सी बात कही गई इतने बड़े परिच्छेद में। अब आ जाते हैं विषय पर। किसकी बात की गई है? तो पोषण पर आहार नाल के जीवाणुओं का प्रभाव।
तो आहार नाल का जीवाणु अगर अपरिपक्व है तो बच्चा कुपोषण का शिकार होता है, और परिपक्व है तो बच्चा स्वस्थ रहता है। इस बारे में क्या बात की गई? बात की गई कि अनुसंधान पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं का सकारात्मक प्रभाव को उजागर करता है। पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं का सकारात्मक प्रभाव को उजागर करता है अनुसंधान। अब यही हमें विचार ढूंढना है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष पूछा गया है। ए में देखते हैं, यदि बच्चों में कुपोषण की दशा आहार नली के जीवाणुओं के कारण होती है तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता। उपचार की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है एक अध्ययन की, और अध्ययन से जो परिणाम निकला उसकी। तो क्या ये अध्ययन और उसके परिणाम को ही सिर्फ बता रहा है? नहीं। क्या वो विचार यहाँ मिल रहा है? नहीं, तो ये गलत हो गया। भी देखते हैं, कुपोषित शिशुओं की आहार नलियों में परिपक्व सूक्ष्म जीवों संरोपित किए जाने चाहिए। ठीक है, अब देखो परिपक्व, ये तो बात पता चल गया कि कुपोषित शिशु के आहार नली में परिपक्व सूक्ष्म जीवों नहीं होते, वो अपरिपक्व होते हैं। तो सीधा सीधा ये लग सकता है कि भाई जो परिपक्व सूक्ष्म जीवों संरोपित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन लेखक ये कहाँ कह रहा है? लेखक को कहाँ पता कि ऐसा किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कोई समाधान की तो बात हो नहीं रही, यहाँ तो एक अध्ययन और उसके रिजल्ट की बात हो रही है। तो क्या बी में अध्ययन और रिजल्ट की बात है? नहीं है। और जो उपाय बताए गए हैं उस उपाय के बारे में भी लेखक को नहीं पता कि यही उपाय है क्या, ऐसा हो भी सकता है क्या? नहीं। तो फैक्चुअली भी इनकरेक्ट हो सकता है ये, लेकिन हम देखेंगे कंसेप्चुअली तो विचार यहाँ नहीं मिला, इसलिए भी गलत है। सी में विचार को ढूंढते हैं, कुपोषित माताओं के शिशुओं को मां के दूध की जगह डेयरी का सॉलिडेटेड ओलिगोसैकेराइड्स से प्रबलित दूध पिलाया जाना चाहिए। अब ये भी एक समाधान के तौर पे दिख रहा है कि हाँ भाई, प्रॉब्लम तो वही है ना कि अपरावर्तित शर्करा नहीं मिल रहा मां के दूध से, तो हम ऐसा दूध दें जिसमें अपरावर्तित शर्करा हो। लेकिन क्या अलग से बाहर से अपरावर्तित शर्करा उपलब्ध कराने से प्रॉब्लम का समाधान होगा? ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है कि पैसेज में कहीं लिख रहा है लेखक। लेखक सिर्फ अध्ययन की बात कर रहा है और उसके परिणाम की बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, समाधान की बात ही नहीं कर रहा वो, और ना ही किसी तरह की समस्या की बात कर रहा है। वो एक अध्ययन और उसका परिणाम जो निकला उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ भी हमें विचार नहीं मिला। अब डी देखते हैं, पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं के अहानिकर प्रभावों पर अनुसंधान के नीतिगत निहितार्थ हैं। हाँ, यहाँ पे यही तो कहा देखा गया ना कि आहार नाल में जो पाया जाता है, आहार नली में जो सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है वो पोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। यही तो अध्ययन का रिजल्ट है। और देखा गया कि कुपोषित बच्चों में ये जो सूक्ष्म जीवों में वो अपरिपक्व होते हैं तो कुपोषण का शिकार होते हैं, और जो पोषित बच्चे हैं उसमें ये परिपक्व होता है तो कुपोषण का शिकार नहीं होते। तो अहानिकर प्रभावों पर अनुसंधान के नीतिगत निहितार्थ है, यहाँ हमें विचार मिल गया, तो उत्तर हो गया डी। अब 27 में भी हम विचार ही ढूंढेंगे। यहाँ देखिए पूर्वधारणा पूछा गया था, यहाँ निष्कर्ष पूछा गया था, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हम विचार ही ढूंढेंगे। अपरिपक्व आहार नली जीवाणु संगठन के कारण कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान प्रसंस्कृत तो बहुत तरह के समाधान हो सकते हैं। लेखक ने उसको इशारा नहीं किया, लेखक को नहीं पता कि इसका क्या क्या समाधान है। बार बार मैं यही बात को कह रहा हूँ, आपको भी बार बार इसी बात को दिमाग में रखना है, नहीं तो क्या होगा कि एक सही कर दोगे दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर नहीं है, यहाँ हमें विचार नहीं मिला। दूसरा देखते हैं, कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषण होने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल, ये बात तो अध्ययन से निकल के आ रहा है ना, क्योंकि बात तो इसकी हो रही है अपरावर्तित अपरावर्तित शर्करा की, और कुपोषित माता के दूध में वो शर्करा कम होता है, और जिस वजह से जो बच्चा होता है उसमें वो आहार नाल में वो सूक्ष्म जीवों परिपक्व नहीं हो पाता है, जो पोषण के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वो भी कुपोषित हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यही बात कह रहा है कि कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है, जिसका एक कारण वो सूक्ष्म जीवों में अपरिपक्व सूक्ष्म जीवों। तो यहाँ हमें विचार मिल गया, इसलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी। पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों में भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़े हैं।
ठीक है, ये पिछले 5 दशक की बात कर रहा है और एक फैक्ट के बारे में बता रहा है। अनुसंधानकर्ताओं को अब पता लगा है कि पिघलते हुए हिमनदों के कारण अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जलों में नीतल जीवजात बेंथोस के बीच एक जाति विविधता नष्ट हो रही है, ये पता चला है, जिसका प्रभाव समग्र समुद्र अधस्थल पारितंत्र पर पड़ रहा है। ठीक है, उनका विश्वास है कि जल में निलंबित अवसाद के बढ़े हुए स्तर ही तटीय क्षेत्र में क्षीयमाण जैव विविधता का कारण है। अब देखो क्या पता चला वैज्ञानिकों को कि ये जो बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं, हिमनद तेजी से पिघल रहा है, उससे क्या हुआ है कि तटीय जलों में नीतल जीवजात बेंथोस जो कहा जाता है के बीच कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही है, मतलब पारितंत्र कमजोर हो रहा है, जैव विविधता कम हो रही है। और इसके कारण क्या बताया उन्हें कारण का पता चला कि निलंबित अवसाद जो हो रहे हैं ये उसका कारण है। ठीक है, अब देखो विश्लेषण। तापमान का पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता की गई है। हिमनदों के पिघलने से तटीय जल में निलंबित अवसाद के स्तर में वृद्धि से बेंथोस की जाति विविधता नष्ट होने पर ध्यान आकर्षित किया गया है। परिच्छेद में किसकी बात की गई है? तापन का पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पारिस्थितिकी पर प्रभाव। और इस बारे में क्या बात की गई है कि तटीय जल में निलंबित अवसाद बेंथोस की जाति विविधता को नष्ट कर रही है। ये विचार ढूंढना है हमें। प्रश्न है पूर्व धारणा। अब विचार ढूंढ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेजी से गर्म होते हैं। ये एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भूमंडलीय तापन से क्या होता है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के जो क्षेत्र हैं वो तेजी से गर्म होते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेखक क्या कह रहा है कि पिछले 5 दशक की बात कह रहा है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, देखो फिर से पढ़ते हैं इसको, पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों में भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़ा है। ये नहीं कह रहा कि बाकी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ तेजी से बढ़ता ही है। और दूसरी बात क्या है कि हम अपना विचार ढूंढ रहे हैं। विचार फिर से देख लो, तटीय जल में निलंबित अवसाद बेंथोस की जाति विविधता को नष्ट कर रहा है। यही तो रिजल्ट दिख रहा है ना वैज्ञानिक को उसके अनुसंधान से। वो विचार क्या एक में है? नहीं है, गलत हो गया। दूसरा देखिए, भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अधस्थलीय अपसादन हो सकता है। बिल्कुल सही है, यही तो बात कह रहा है, यही तो कारण उसको पता चला कि निलंबित अवसाद के कारण वहां पे बेंथोस नष्ट हो रहा है, जिससे जैव विविधता भी कम हो रही है, नष्ट हो रही है। क्लियर? तो यह, और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अधस्थलीय अपसादन हो सकता है। अभी तो अंटार्कटिक की बात कर रहा है ना, ये हर जगह की तो बात नहीं कर रहा। तो अंटार्कटिक में तो ऐसा हो रहा है, तो हाँ कुछ क्षेत्रों में हो सकता है। तो हमें यहाँ विचार मिल गया। तीसरा देखते हैं, पिघलते हुए हिमनद कुछ क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता को कम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अंटार्कटिक में तो कर रहा है, इसी की तो बात लेखक कर रहा है कि अंटार्कटिक में ऐसा हो रहा है, तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ भी विचार मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 और 3 सी। अगला परिच्छेद, किसी अनुसंधान दल ने उल्लू के एक दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की। ठीक है भाई, तो परीक्षा के कुछ परिणाम निकले होंगे, आगे उसी परिणाम की बात करेगा। उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते हैं। पहले उल्लू के बारे में आपको बता रहा है, आप पहले से जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए। और दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अपशिष्टों से हमें पूरी पिछली सहस्त्राब्दी में छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट और संरचना की समझ मिलती है। अब देखो, ये जो भी खाना अपना आहार जमा करता है, उसके जो अपशिष्ट हैं, उससे जो अपशिष्ट निकलते हैं, उससे हमें क्या पता चल सकता है? पिछली सहस्त्राब्दी में छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट और संरचना की समझ मिलती है। ठीक है, इस अनुसंधान से यह संकेत मिला है कि जब पृथ्वी लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की अवधि से गुजरी, तब छोटे स्तनपायी जंतुओं का समुदाय स्थिर और प्रतिस्कंदी बना रहा। ना, जो छोटे स्तनपायी जंतु का समुदाय था वो कैसा बना रहा? स्थिर और प्रतिस्कंदी बना रहा। किंतु अब मुद्दा यहाँ है, ध्यान देना, किंतु
19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से पर्यावरण में मानवकृत कारणों से, यहां भी ध्यान देना, किंतु के बाद जो बात कही गई होती है वही होता है मुख्य विचार। मैंने कई बार बताया और जितनी बार आएगा उतनी बार दोहराऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये बात घुस जाए, पूरी तरह से गहरे रूप में बैठ जाए, गहरे तल पर जाकर के जमा हो जाए। तो चतुर्थांश से पर्यावरण में मानवकृत कारणों से हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जैव मात्रा और ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आती गई। किसकी वजह से? मानवकृत कारणों से। ऊर्जा प्रवाह में इस नाटकीय गिरावट का अर्थ यह है कि आधुनिक पारितंत्रों में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा है जितनी सहजता से अतीत में हुआ करता था। तो अतीत की बात कह रहा है ना कि उस समय भी तापन हुआ, लेकिन जो छोटे स्तनपायी जंतु का समुदाय स्थिर और प्रतिस्पंदी बना रहा। तो अब इसका उल्टा हो रहा है मानवकृत कारणों से। प्रतिस्पंदन या स्थायित्व तो कम हो रहा है, प्रतिस्पंदन भी कम हो रहा है। यही तो बात कह रहा है ना कि अनुकूलन नहीं हो रहा है। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। सॉरी, इसका विश्लेषण तो मैंने ऐड नहीं किया है, खैर कोई बात नहीं। तो हमें क्या ढूंढना है कि मानव, अब मुद्दा क्या है यहाँ पे, किंतु के बाद देखिए मुद्दा यह है कि मानवकृत कारणों से जो तापन हो रहा है उससे क्या हुआ है कि जीवों में प्रतिस्पंदन कम हुआ है पहले की तुलना में। कह रहा है ना कि अनुकूलन नहीं हो पा रहा है, लेकिन पहले जब तापन हुआ था तब जीव समुदाय, जो छोटे स्तनपायी जीव समुदाय थे, वो स्थिर थे और प्रतिस्पंदी भी बने रहे। लेकिन आज वो चीज नहीं हो रहा। तो यही हमें ढूंढना है कि कहाँ है। तो चलो, पूर्व धारणा पूछी गई है, हम ढूंढते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, भूमंडलीय तापन बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। मुद्दा क्या ये है हमारा कि भूमंडलीय तापन बार बार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है? नहीं, मुद्दा क्या है कि पहले भी भूमंडलीय तापन हुआ है, लेकिन वहां पर स्थिरता और प्रतिस्पंदी बना रहा जीव। बाद में जो मानवकृत भूमंडलीय तापन हो रहा है, जो अब हो रहा है, तो उससे क्या हुआ है कि आधुनिक पारितंत्रों में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा है। अनुकूलन नहीं हो रहा है मतलब वो प्रतिस्पंदी उतने नहीं रह गए। और ये क्यों हुआ? मानवकृत कारणों से। तो क्या ये विचार यहाँ मिल रहा है? नहीं, ये गलत हो गया। दूसरे में भी इसी विचार को ढूंढना है। आसन्न भूमंडलीय तापन का छोटे स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कहाँ बता रहा है भाई? प्रतिस्पंदन जहां भी कम होगा तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साफ साफ कह रहा है कि अनुकूलन नहीं हो पा रहा है। ये बात क्या यहाँ है? नहीं है। तीसरे में देखते हैं, पृथ्वी के प्राकृतिक प्रतिस्पंदन में कमी के लिए मनुष्य उत्तरदायी है। ये बात बिल्कुल सही है, कह रहा है ना, मानवकृत कारणों से अब अनुकूलन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो कमी के लिए कौन उत्तरदायी हुआ? मानव। यही बात कह रहा है। तो हमें यहाँ विचार मिल गया, आंसर हमारा होगा बी। अब अंतिम परिच्छेद पे आ जाते हैं। ये पूरा है। खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है, ठीक है, और यह तेजी से हो रहा है। तो खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है और तेजी से हो रहा है। अब देखो, कुछ उदाहरण देगा विलोपन का। अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया तो उसकी पुष्टि करेगा, तो उदाहरण के माध्यम से पुष्टि करेगा। ये उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में उगाए जाने वाली सेब 7000 किस्मों में से 100 से भी कम बची है। तो देखो सीधा फसल विविधता में कमी आ रही है, आई है और आ रही है। फिलीपींस में कभी धान की हजारों किस्में फल फूल रही थी, किंतु अब मुश्किल से 100 किस्में तक ही उपजाई जा रही। वही बात है, विविधता में कमी आ रही है। तो फिर क्या कह रहा है लेखक? लेखक कह रहा है विविधता बढ़ाने की जरूरत है भाई। हम कुछ ही किस्म पर क्यों निर्भर होते जा रहे हैं? हमें जितने किस्में हैं हर तरह की किस्मों को पोषित करना चाहिए। सभी से हमें सभी का उपज करना चाहिए, सभी को प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। यही बातें कह रहा है, मतलब विविधता बढ़ाने की बात कर रहा है, विविध फसलों को उगाने की बात कर रहा है। चीन में मात्र 1 शताब्दी पूर्व खेती में प्रयुक्त होने वाली गेहूं की किस्मों में से 90% किस्में विलुप्त हो चुकी हैं। अब देखो, जो पहला सेंटेंस है कि खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है और यह तेजी से हो रहा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो कितना उदाहरण दे रहा है ये। तो बड़े परिच्छेद बहुत आसान होते हैं।
विगत समय में किसानों ने बहुत परिश्रम से अपनी स्थानीय जलवायु और पर्यावरण की विलक्षणताओं के काफी अनुरूप फसलों को उपजाया और विकसित किया। हाल के पिछले वर्षों में कुछ थोड़ी सी भारी उपज वाली किस्मों पर और खाद्य के प्रौद्योगिकी चालित उत्पादन तथा वितरण पर हमारी भारी निर्भरता के कारण खाद्य फसलों में विविधता में कमी आई। तो कह रहा है कि भाई खाद्य फसलों की विविधता बढ़ानी है। अब बढ़ाने के लिए क्या करना है कि हमें अलग अलग फसलों पर शिफ्ट करना है ना। कुछ ही फसलों पर निर्भरता हमारी घटानी है। जो प्रौद्योगिकी चालित उत्पादन है उस पर हमें ध्यान देना है कि हमारी विविधता कम ना हो। यदि कोई उत्परिवर्तनकारी फसल रोग या भावी जलवायु परिवर्तन उन कुछ फसल पादपों का संहार कर दे जिन पर हम अपनी बड़ी संख्या का पेट भरने के लिए निर्भर हो चुके हैं, तो हमारे लिए उन कुछ किस्मों की घोर आवश्यकता हो सकती जिन्हें हमने विलुप्त होने हो जाने दिया। बात समझ में आई? तो ये क्या कह रहा है, उसका जो विध्वंसकारी परिणाम हो सकता है उसके बारे में बता रहा है कि आप कुछ ही फसलों पर निर्भर हो गए तो उसको नष्ट करने वाला कोई पीड़क आ गया, कोई बीमारी आ गया तो समूल नाश कर देगा, तो आप तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसे में आपको क्या जरूरत होगी? उन फसलों की भी जरूरत होगी, उन जातियों की भी जरूरत होगी जिसको हमने विलुप्त हो जाने दिया। जैसे उदाहरण दिया गया ना कि एक समय 19वीं शताब्दी में 7,000 किस्म सेब के थे, अब 100 से भी कम बचे हैं। तो अगर वो सारे किस्म भी होते या विलोपन होता तो इतना भी नहीं, 2-4 हजार भी होता। और अगर मान लो कि कोई पीड़क आएगा तो सबका तो समूल नाश नहीं कर सकता, सब अलग अलग किस्में हैं, कुछ का नाश होगा, कुछ तो रहेगा ना, तो हम सरवाइव कर सकते हैं। तो मुद्दा ये है। विश्लेषण देख लेते हैं इसका। यह परीक्षित खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन की ओर ध्यान आकर्षित करता है। उच्च उपज वाली किस्मों और खाद्य के प्रौद्योगिकी चालित उत्पादन तथा वितरण पर भारी निर्भरता को खाद्य विविधता में आई भारी कमी का प्रमुख कारण बताया गया है। परीक्षित भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर संकट की ओर भी इशारा कर रहा है। आगे विध्वंसकारी परिणाम क्या हो सकते हैं वो बात की गई है ना, कि अगर जिस पे निर्भरता है अगर वो किसी बीमारी से नष्ट हो जाए तो हम तो गए। तो किसकी बात की गई है? बात की गई है खाद्य विविधता में तीव्र कमी। और इस बारे में क्या बात की गई कि खाद्य विविधता में तीव्र कमी फसल एकरूपता की परंपरा का परिणाम है। और खाद्य विविधता में तीव्र कमी मतलब कि भविष्य में खाद्य संकट की ओर संकेत भी कर रहा है। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। पूर्व धारणा पूछी गई और हमको क्या करना है, हमें तो ढूंढना है अपना विचार कि कहां कहां है। देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट में विचार है या नहीं। पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही रहे हैं। प्रमुख कारण क्या रहा है वो देख लीजिए कि फसल एकरूपता की परंपरा। या फिर ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ मनुष्य ही हो, भाई बहुत सारे डिजास्टर होते हैं उससे भी विलोपन होता है, तापन से विलोपन होता है, बहुत सारे विलोपन होता है। लेकिन लेखक ये कहीं नहीं कह रहा कि प्रमुख कारण मनुष्य रहा है। और हमारा विचार क्या है? विचार यह है कि खाद्य विविधता में तीव्र कमी फसल एकरूपता की परंपरा का परिणाम है। ये विचार यहाँ है नहीं है। दूसरा देखते हैं, मुख्यतः स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग के फसल विविधता सुनिश्चित होती है। बिल्कुल यही तो कह रहा है ना कि हम कुछ ही पे निर्भर हो गए, इसलिए जो स्थानीय रूप से उपजाई जाने वाली फसल थी वो धीरे धीरे हमने उसको विलोपन की ओर ठेल दिया। तो ये बात है कि मुख्यतः स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से फसल विविधता सुनिश्चित होगी। फसल विविधता जिस वजह से कम हुई, अगर उस वजह को हटा दें और स्थानीय रूप से उपजाई जा रही जो फसलें हैं उसको भी हम उसका भी उपयोग करें, उसको भी उपजाएं, उसका प्रोडक्शन करें, तो विविधता फिर सुनिश्चित होगी। तो यहाँ हमें विचार मिल गया। थर्ड देखते हैं, खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली अंतोगत्वा निकट भविष्य में खाद्य की कमी की समस्या की ओर ले जाएगा। नहीं भाई, फसल विविधता में जो कमी आ रही ना वो ले जाएगा। विचार ये है हमारा। तो 3 में नहीं मिला। चौथा देखते हैं, हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर हो सकती है। हाँ, हम जितना ज्यादा इसे बचाएंगे और विविधीकरण लाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा 2 और 4 यानी कि बी। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ही मेथड है कि हमें जानना है विषय और विचार को ढूंढना है। विचार अलग अलग रूप में लिखे हो सकते हैं, तो आपको जो विचार है उसके अलग अलग डायमेंशन में जाना होगा।
और जब इसकी हैबिट आपको लगेगी, धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आप ऐसे बहुत अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है। ट्रिक टेक्निक से क्या होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड में ट्रिक टेक्निक का यूज करके एलिमिनेट ही तो करते हैं। वहां पर परिच्छेद को समझने पे जोर नहीं दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है जुगाड़ लगा करके आंसर करने पर। और जब आप जुगाड़ लगा करके आंसर करते हैं तो आपका विश्वास खत्म हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप कैसे सी सेट को क्वालिफाई कैसे करें, उसका प्लान आप कैसे कर पाएंगे, स्ट्रेटजी कैसे कर पाएंगे। इसलिए आप मैथ की तरफ भागते हो ना। मैथ की तरफ क्यों भागते हो? क्योंकि वहां एक मेथड है, और अभी तक सी सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई मेथड नहीं था, लेकिन अब आपके पास वो मेथड है। तो आप इसकी अगर कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करेंगे, और खासकर प्रीवियस ईयर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर की अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप बहुत ही अच्छे से आरसी को डील कर पाएंगे, आरसी के साथ आप डील कर पाएंगे, और सी सेट बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको एबीक्यू मेथड ठीक से समझना है तो मेरी बुक है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, अंगिका मेंटोरा से यूट्यूब चैनल, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। और मेरी ऐप भी है, अंगिका मेंटोरा ऐप, आईएएस ऐप। तो वहां पर आप प्रोग्राम भी परचेज कर सकते हैं, जहां आप एबीक्यू मेथड को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 2020 के आरसी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो प्रिपरेशन में लगे रहिए, लेकिन तनाव बिल्कुल नहीं लेना है।